आपको क्या लगता है इंडिया सिर्फ बॉर्डर्स पर ही लड़ाई लड़ता है? वेल, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि कुछ ऐसी जंग भी होती हैं जो कभी ऑफिशियली होती ही नहीं। ये कहानी है इंडिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी की, जिसका नाम भी लोग धीरे से लेते हैं। इंडिया की वो एजेंसी जो दिखती नहीं पर हर जगह होती है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पार्ट 1, रॉ बना क्यों? ये कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 1962 से, जब चाइना ने अचानक इंडिया पर अटैक कर दिया। एंड वी कॉल दैट वॉर सिनो इंडियन वॉर। इंडिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, ना प्रॉपर इंटेलिजेंस, ना क्लियर वार्निंग और ना ही एनिमी के प्लान्स का आइडिया। इंडियन आर्मी ग्राउंड पर लड़ रही थी, पर असली प्रॉब्लम कहीं और थी। दिल्ली को पता ही नहीं था कि चाइना क्या प्लान कर रहा है। उसी वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। पर आईबी का फोकस ज्यादातर इंटरनल सिक्योरिटी पर या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर रहता था, एक्सटर्नल थ्रेट्स पर नहीं। और सबसे बड़ा फेलियर, आईबी चाइना के ट्रूप मूवमेंट्स, उनका बिल्डअप, उनका अटैक टाइमिंग कुछ भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाई। रिजल्ट, इंडिया को एक पेनफुल डिफीट मिली। लेकिन इस डिफीट ने गवर्नमेंट को एक बात समझा दी थी, अगर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आर्मी भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। फिर आते हैं 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर। फिर आता है 1965 का वो दौर जब इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 होती है। यहां भी सिमिलर प्रॉब्लम रिपीट होती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया। कश्मीर में सीक्रेटली सोल्जर्स भेजे गए इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। लेकिन फिर से इंडिया को पहले से क्लियर इंटेलिजेंस नहीं मिली और ये बना सेकंड वेकअप कॉल। अब इंडिया को समझ आ चुका था कि एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आता है 1968। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने डिसाइड किया कि आईबी को स्प्लिट किया जाएगा और एक नई एजेंसी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस हैंडल करेगी। और यहां एंट्री होती है एक मास्टरमाइंड की, आर.एन. काओ। पूरा नाम रामेश्वर नाथ काओ, एक ऐसे ऑफिसर जो लो प्रोफाइल थे पर उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उन्होंने पहले ही कई सेंसिटिव मिशंस हैंडल किए थे और उन्हें इंडिया का बेस्ट इंटेलिजेंस माइंड माना जाता था। अब आते हैं 21 सितंबर 1968 पर। इसी दिन ऑफिशियली रॉ का जन्म हुआ। रॉ को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर रखा गया ताकि सीक्रेसी और कंट्रोल मेंटेन रहे। इनिशियल टीम सिर्फ 250 लोग और बजट अराउंड 20 लाख रुपीस। और आपको पता है रॉ का पहला मिशन सिंपल नहीं था। उन्हें फॉरेन कंट्रीज में स्पाइस डिप्लॉय करने थे, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बिल्ड करने थे और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर सिक्योर बनाना था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार इंडिया को किसी भी सरप्राइज से बचाना था। पार्ट 2, मिशन बांग्लादेश। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक कोवर्ट ऑपरेशन मास्टरपीस था। रॉ ने सीक्रेटली मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, वेपन्स दिए, इंटेलिजेंस दी, स्ट्रैटेजी दी और रिजल्ट, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ऑफिशियली क्रेडिट आर्मी को मिला पर असली गेम शेडोज में खेला गया था। पार्ट 3, रॉ का स्टाइल, इनविजिबल वॉर। रॉ का काम फिल्मी नहीं होता। यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसा ग्लैमर नहीं है। यहाँ होता है फेक आइडेंटिटीज, डीप कवर एजेंट्स और साइलेंट ऑपरेशंस और हर वक्त जान जाने का खतरा। कभी कभी रॉ के एजेंट्स अपनी असली आइडेंटिटी के साथ कभी वापस नहीं आते। उनका नाम, उनकी कहानी, सब कुछ क्लासिफाइड रह जाता है। पार्ट 4, कहूता ऑपरेशन। पाकिस्तान चुपचाप एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा था जो पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता था। लोकेशन कहूता, नियर इस्लामाबाद। यहां पर डेवलप हो रहा था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लेड बाय साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान। 1970s के एंड तक इंडिया को शक होने लगा था कि पाकिस्तान सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रूफ नहीं था, एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं थी और साथ ही टाइमलाइन भी अनक्लियर थी। और यहां से शुरू होता है रॉ का साइलेंट सर्विलेंस। रॉ ने कहूता को ट्रैक करना स्टार्ट किया। सैटेलाइट इमेजरी लिमिटेड थी,
फॉरेन इंटेलिजेंस अनरिलायबल थी, तो रॉ को रिलाय करना पड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर। और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस गेम। इंडिया के एजेंट्स ने डीप कवर ऑपरेशंस लॉन्च किए पाकिस्तान के अंदर जाके इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और इसी फेज में एक नाम धीरे धीरे उभर कर सामने आता है, अजीत डोभाल, जो बाद में इंडिया के एनएसए बने। तब एक यंग इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अंडर कवर मिशंस पाकिस्तान में एग्जीक्यूट किए ईयर्स तक और खुद डिस्गाइज में रहे। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने लोकल नेटवर्क्स बिल्ड किए और सेंसिटिव एरियाज के बारे में ग्राउंड लेवल इनसाइट्स कलेक्ट किए। ये वही इंटेलिजेंस थी जिसने इंडिया को ये समझाने में मदद की कि कहूता सिर्फ एक लैब नहीं है, एक न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी बन रहा है। द सैबोटाज प्लान। जब इंडिया को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आई तो एक बोल्ड आइडिया प्रपोज हुआ, कहूता फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक कोवर्ट स्ट्राइक प्लान कंसिडर किया, या तो एयर स्ट्राइक या कोवर्ट सैबोटाज इनसाइड ऑपरेशन। यहां तक कि कुछ सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन भी एक्सप्लोर किया था। फिर मिशन कैंसिल क्यों हुआ? सब कुछ रेडी था लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीजंस? हाई रिस्क ऑफ फुल स्केल वॉर। अगर इंडिया कहूता पर अटैक करता तो पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर सकता था। इंटरनेशनल प्रेशर, कोल्ड वॉर का टाइम था। यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी पावर रीजन्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड स्ट्राइक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता था। थर्ड, रिटेलिएशन फियर। अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता तो वो और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इंडिया ने डिसाइड किया अभी नहीं, पर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। और फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किया और इवेंचुअली न्यूक्लियर पावर बन गया। पर ये कहूता एपिसोड एक चीज क्लियर करता है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेपन सिर्फ एक्शन नहीं होता, कब एक्शन नहीं लेना है ये डिसीजन होता है। सोचो अगर उस वक्त कहूता डिस्ट्रॉय हो जाता तो साउथ एशिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और आज का जियोपॉलिटिक्स सब कुछ अलग होता। और यही रॉ का असली गेम है, कभी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना और कभी सिर्फ देखना, समझना और सही वक्त का वेट करना। कहूता ऑपरेशन के बाद रॉ ने एक चीज क्लियरली समझ ली थी, आने वाली वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं इंटेलिजेंस लेवल पर लड़ी जाएंगी। और फिर शुरू होता है रॉ का नेक्स्ट फेज। 1980s से 1990s, प्रॉक्सी वॉर्स एंड कोवर्ट बैटल्स। 1980s में साउथ एशिया का लैंडस्केप चेंज हो रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत वॉर, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी और इंडिया के लिए एक नया चैलेंज, प्रॉक्सी वॉरफेयर। ऐसे में रॉ का फोकस शिफ्ट हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ट्रैक करना, मिलिटेंट नेटवर्क्स इन्फिल्ट्रेट करना, नेबरिंग कंट्रीज में कोवर्ट इंटेलिजेंस बिल्ड करना। ये वो टाइम था जब इनविजिबल वॉर रियल बन रहा था। पंजाब एंड कश्मीर फेस। नाउ 1980s से 90s का वो दौर आता है जब इंडिया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहा था। पंजाब इंसर्जेंसी, कश्मीर मिलिटेंसी। यहाँ रॉ का रोल डायरेक्ट विजिबल नहीं था, पर इंटेलिजेंस इनपुट्स क्रूशियल थे। ट्रेनिंग कैंप्स की इंफॉर्मेशन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ट्रैक करना, मिलिटेंट फंडिंग नेटवर्क्स आइडेंटिफाई करना, ये सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा था और करने वाले थे रॉ विदाउट एनी हेडलाइंस। 1999 कारगिल इंटेलिजेंस का टेस्ट। अब आता है 1999 कारगिल वॉर। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां इंटेलिजेंस सिस्टम फिर से क्वेश्चन में आया। पाकिस्तान ने सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेशन किया और इंडिया को इनिशियल स्टेज में क्लियर पिक्चर नहीं मिली। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ, सर्विलियंस टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, रॉ का स्ट्रक्चर और मॉडर्न बनाया गया। और इस बार लेसन क्लियर था, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2000 के बाद वर्ल्ड चेंज हो गया। 9/11 के बाद ग्लोबल फोकस शिफ्ट हुआ टेररिज्म पर। रॉ का रोल भी इस दौरान एक्सपेंड हुआ। इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स मॉनिटर करना, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, साइबर सर्विलियंस और डिजिटल इंटेलिजेंस। ये वो फेज था जहां रॉ ट्रेडिशनल स्पाई एजेंसी से एक मॉडर्न इंटेलिजेंस नेटवर्क बन रहा था। टेरर अटैक्स एंड रॉज रोल। 2000s के बाद इंडिया ने कुछ ऐसे अटैक्स फेस किए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2008 मुंबई अटैक्स। 26 नवंबर 2008
मुंबई पर कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक हुआ। इस इंसिडेंट ने इंडिया के इंटेलिजेंस सिस्टम को एक बार फिर से चैलेंज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इनिशियल वार्निंग्स और इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थे, लेकिन उन्हें एक्शनेबल लेवल पर कन्वर्ट करने में गैप्स रह गए। इसके बाद रॉ का रोल और भी क्रिटिकल हो गया। क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क ट्रैक करना, लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, साथ ही फॉरेन हैंडलर्स और फंडिंग चैनल्स आइडेंटिफाई करना। सिर्फ मुंबई ही नहीं, 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक, पुलवामा अटैक, ऐसे कई इंसिडेंट्स के बाद इंडिया ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क और अग्रेसिव बनाया। रॉ ने फॉरेन सॉइल पर जाके भी इंटेलिजेंस गैदर की और टेरर नेटवर्क्स को समझाने और तोड़ने में की रोल प्ले किया। और आज की दुनिया में वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, हर अटैक के पीछे एक इनविजिबल नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए रॉ जैसे एजेंसी साइलेंटली आज काम कर रहे हैं। रॉ सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, बल्कि इंडिया की ग्लोबल इंटेलिजेंस शील्ड है। साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट सर्विलियंस, डीप कवर ऑपरेशंस, सब कुछ रॉ मॉनिटर करता है। पर एक चीज आज भी सेम है, रॉ अपनी सक्सेस स्टोरीज कभी ओपनली क्लेम नहीं करता। 1962 में जहां इंडिया ब्लाइंड था, आज वहीं इंडिया दुश्मन के मूव से पहले उसका नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्ट करता है विथ प्रूफ्स। एंड यस, ऑल द क्रेडिट गोज टू दोज हिडन हीरोज जो शायद कभी कभी लौट कर अपने देश आ भी नहीं पाते, जो सीक्रेटली अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए खुद को खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो अब अगली बार जब आप न्यूज़ देखो या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सुनो, याद रखना हर विजिबल स्टोरी के पीछे एक इनविजिबल गेम चल रहा होता है और उस गेम के प्लेयर्स में से एक है रॉ। अगर आपको ऐसे हिडन हिस्ट्री और सीक्रेट स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ whether you all would like to know some hidden or lesser known stories of Raw agents in the next video or not. Bye bye.